सैलरी के अंदर हम लोग अब तक जो पढ़ चुके थे वही हम लोग यहाँ पर वही रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सैलरी के चैप्टर में हम लोग 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 15, 16 एंड 17। सेक्शन 15 हमें चार्जेबिलिटी सेक्शन बताएगा कि आखिर सैलरी कौन सी तरीके की सैलरी के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। फिर हमारा डायरेक्शन का चैप्टर होता है, सेक्शन होता है जो कि होता है सेक्शन 16। फिर हमारा डेफिनेशन का चैप्टर होता है दैट इज सेक्शन 17, जिसके अंदर हम 3 तरह की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सैलरी, परचेज और प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी। चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था कि हम लोगों ने ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच मींस अर्लियर उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। एरिया ऑफ सैलरी भी सैलरी होती है। इसके बाद हम लोगों ने डिडक्शन पढ़ी थी कि अगर डिडक्शंस क्या होती हैं, डिडक्शन हमने पढ़ ली थी कितने तरीके की होती है। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट किया, सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी क्या होती है, फिर हम लोगों ने परक्यूसिट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने अलायंसेस को पकड़ा था। अलायंसेस हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे कि अलायंसेस कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरीके के अलायंसेस होते हैं, ठीक है, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो ये दोनों तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम लोगों ने ऐसी डिटेल में पढ़ लिया, देख लिया था कौन कौन से होते हैं, ये हमें पढ़ने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने 2 तरीके थे, ये हाउस रेंट अलाउंसेस और स्पेशल अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस हमने पढ़ा था, तो एचआरए हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउस रेंट अलाउंसेस किस हद तक टैक्सेबल होगा, किस हद तक एग्जेम्प्टेड होगा, तो उसकी क्या कंडीशन है वो हम लोगों ने पढ़ ली थी, उसके क्वेश्चन भी कर लिया था। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस पढ़े थे हम लोगों ने, ये वाले कि कितने हद तक वहां पे एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है ना, इसके भी क्वेश्चन कर लिया था। फिर हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़े थे, प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई, कम्युनिटी पेंशन क्या होती है, पेंशन क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेचुटी क्या होती है, उसका केस क्या होता है, कितना एग्जेम्पशन मिलता है ग्रेचुटी जब मिलती है तो। अगर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लीव इनकैशमेंट क्या होता है, कि जब लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो वो कितना एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद लीव इनकैशमेंट में हम लोगों ने पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड के क्या केस होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते पढ़ते अब हम लोग यहाँ पर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में आ गए थे, तो हम लोग रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ा। फिर वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ा कि अगर रिट्रेंचमेंट हो रहा है उसकी कंपनसेशन मिल रहा है तो उसमें कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है, उसका केस कर लिया था हम लोगों ने। परक्यूसिट पढ़ लिए थे जो टैक्स के ऊपर लगते हैं, वो भी टैक्स वाला परक्यूसिट वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स मतलब वैल्यूएशन निकालना सीख रहे थे कि आखिर किसी भी परक्यूसिट की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। तो उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था, यहाँ आप पढ़ते हैं पहले, परक्यूसिट्स इज नॉर्मली इन काइंड बट ओकेजनली इन कैश। पहली बात तो परक्यूसिट होता कैसे क्या है, परक्यूसिट होते हैं जो इन काइंड आपका एम्प्लॉयर आपको पे करता है। मान लीजिए आपको एम्प्लॉयर ने आपको बोला है कि भैया आपके पास घर नहीं है, आप जाके हमारे जाकर के क्वार्टर्स में रहने लगो, या उस जगह वाला घर हमारा है उसमें जाके रहने लगो। तो वो एक हमारे एम्प्लॉय को हमें या फिर बेनिफिट मिल गया है, एक इन काइंड बेनिफिट मिल गया है। या हमारे को जैसे एक 2-3 केस होते हैं, या तो एम्प्लॉयर ने बोला कि जो मेरा घर है उसमें जाके रह लो, खाली पड़ा है, या वो बोलेगा कि एक काम करो, हमने एक बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय का पूरा इंतजाम कर रखा है रुकने का, आपका घर आपका जो क्वार्टर होगा वो यहाँ पर होगा। तो उस तरीके से अगर दे रखे हैं आपको, एक बेनिफिट दे दिया कि आप जाकर के एक जगह रह सकते हो, तो वो इन काइंड बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो वो भी एक सैलरी का पार्ट है। लेकिन वो आपकी सैलरी में कौन सी वैल्यू होगी जो आपकी इंक्लूडेड होगी। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ते हैं और उनको उनके लिए उनको बोला गया कि भैया एक काम करो हमारे स्कूल में पढ़ा लो, या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो, फीस हम अपना आप जमा कर देंगे, या किसी और स्कूल में पढ़ा लो, फीस हम अपना आप जमा कर देंगे। और क्या चल सकता है, जैसे बोल दिया कि भैया आपका जो इलाज होता है उसमें आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना, आपका खर्चा हम उठाएंगे। हो सकता है वो हमारा हॉस्पिटल है, वहां पे एडमिट होने के लिए कहा गया, या बोला कि भाई इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाना, तो फिर तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये इनकाइंड बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो आपकी सैलरी में कब तक किस हद तक वो टैक्सेबल होगा, किस हद तक वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी। तो उसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, वो एक नॉट आप टैक्सेबल परचेजिंग, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब क्या है, अगर आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भैया तुम बीमार पड़ोगे, मेरी शक्ल देखना, और बीमार होगे तो अपना एडमिट हो जाना हॉस्पिटल में, तुम्हारा सारा खर्चा जो होगा वो मैं उठाऊंगा। तो इन काइंड बेनिफिट दिया गया, मतलब पैसे नहीं दिए गए एम्प्लॉय को। एक होता है मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस में ये होता है कि भैया जब भी बीमार पड़ोगे तो मुझे मत देखना, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 2,000 या 5,000 या 10,000 रुपए डाल रहा हूँ,
और अपना जो भी बीमार पड़ो या ना पड़ो उसमें से खर्च करना। बीमार पड़ोगे उसके अलावा कोई खर्चा आ रहा होगा तो अपने आप खर्चा करना, मेरे तरह मत देखना। ये होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस होता है इन कैश बेनिफिट देना कि भैया हर महीने आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल रहा हूं मैं, आप देख लेना आपका मेडिकल अलाउंसेस ये आपको मिल रहे हैं, आप इसमें से खर्चा कर लेना। एक होता है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि भैया तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई तुम जाकर के एडमिट हो जाना, खर्चा हम उठाएंगे अपना, अपने आप पैसे देंगे। तो इन काइंड बेनिफिट दे दिया गया। तो अब मान लीजिए खर्चा आया लाखों का, तो क्या वो आपकी सैलरी बन जाएगी और वो आपके सैलरी के पार्ट में जुड़ जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज नहीं होती। मेडिकल फैसिलिटी नॉट अ टैक्सेबल परचेज नहीं होती। लेकिन कितने कब तक? अगर आपका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो कोई भी टैक्स, कोई जो भी पार्ट आपके इनकम आपका खर्च हुआ है, एम्प्लॉयर ने पे किया आपके बिहाफ पे, वो आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ है या एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में इलाज हुआ है या वो अप्रूव हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे कि इन जगहों पे अगर आप इलाज करवाते हो तो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर इन जगहों पे इलाज हो रहा है तो जितना भी आपका खर्चा आया है वो आपकी सैलरी में इंक्लूडेड नहीं होगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कहीं किसी और हॉस्पिटल में अगर आपने इलाज करवाया और इंडिया के अंदर ये अभी केस बात करी जा रही है, तो 15,000 रुपए तक खर्चा हुआ है तो भैया कोई बात नहीं। 15,000 रुपए तक अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे करा है आपके बिहाफ पे तो कोई बात नहीं। उससे ऊपर दिया है तो भैया आपके अकाउंट में आपकी सैलरी में जुड़ेगा वो, और आपकी सैलरी में जुड़ेगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये केस हो गया इंडिया का। इंडिया के बाहर की बात आए तो इंडिया के बाहर भी देखो, अगर इलाज करवाने के लिए कोई बंदा जाता है तो जो इंडिया के अंदर खर्चा होता है वही तो होगा, ट्रीटमेंट का, लॉजिंग का। लेकिन एक खर्चा बढ़ जाएगा जो कि होगा ट्रैवलिंग का। तो कहा गया अगर इंडिया के बाहर कोई खर्चा हो रहा है जैसे ट्रीटमेंट और लॉजिंग का, रहने का, वहां पे जो एडमिट वगैरह हुए हैं उसका, और ट्रीटमेंट का जो खर्चा हुआ वो तो उतना माफ है जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितना आरबीआई ने लिमिट सेट कर दी। जैसे मान लीजिए आपका इलाज हो रहा है बाहर और आप जा रहे हो बाहर, तो जब आप जाओगे बाहर तो पहले करेंसी, अपने जो रुपये वाली करेंसी है उसे उस करेंसी की करेंसी में कन्वर्ट करवा के जाओगे। तो आरबीआई के थ्रू कन्वर्ट करवाओगे तो आरबीआई जो भी आपको लिमिट डिसाइड करेगा कि इस लिमिट तक आप कन्वर्ट करवा सकते हो, उतने तक खर्चा हो रहा है तब तो वो वैलिड है, तब तक तो आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। लेकिन उससे ऊपर हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरी चीज है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब अगर आप बाहर आउटसाइड इंडिया आपका इलाज हो रहा है और आपके ऊपर जो ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है वो आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, उसका डिसाइड आपका होगा कि आप कौन हो। आप अच्छे कमाने वाले हो या आप कम कमाने वाले हो। वो कैसे पता चलेगा? अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसका मतलब है आप रईस हो। मतलब इसके अनुसार 2 लाख रुपए के हिसाब से आप रईस हो गए। एक साल में अगर 2 लाख रुपए कमाते हो तो जो भी आपको मिला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो आप अपने आप उठा सकते थे खर्चा। गवर्नमेंट कह रही है हम आपकी सैलरी में वैसे इंक्लूड करेंगे अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। और अगर आपकी जो भी इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम है तो जो भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिला है आपकी सैलरी में नहीं इंक्लूडेड होगा। तो ये एक मेडिकल फैसिलिटी वाला रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है आपके बिहाफ पर तो वो इन काइंड फैसिलिटी है और वो टैक्सेबल नहीं होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रतिष्ठित हमेशा इन काइंड ही होता है? नहीं, हमेशा मतलब नॉर्मली इन काइंड होता है बट ओकेजनली इन कैश। कैश हो सकता है, मैंने स्टेट में लिख रखी। इस स्टेट का मतलब क्या है? मतलब मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली तो ये इन काइंड है, काइंड होता है, लेकिन कभी कभार कोई कैश में दी गई बेनिफिट भी वो प्रतिष्ठित कहलाया जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और वो अपना एडमिट हो गया, एडमिट हुआ, उसका मालिक गया उसको देखने के लिए, अब देखो मालिक गया तो पेमेंट करेगा उसके डॉक्टर को, तो वो इन काइंड बेनिफिट हो जाएगा कि भैया जो पेमेंट था उसका कर दिया। लेकिन वो पेमेंट तो उसने कर दी लेकिन फिर भी क्या करा, एम्प्लॉय के पास गया। एम्प्लॉय के पास जाने के बाद उसने पूछा कैसे हो, उसने कहा ठीक है सर। कहने लगा कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एम्प्लॉय भाई मालिक है, मालिक ने पूछा कि भैया कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नहीं मालिक ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा फिर भी बता दो, कुछ पैसे पैसे की दिक्कत हो तो बता दो। तो एम्प्लॉय ने कहा सर हो जाता तो बेहतर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम लो ये पैसे पकड़ो अपने पास, ये पैसे पकड़ो और खर्चा जो भी हुआ है वो अपना निकाल लेना इससे।
तो इन काइंड बेनिफिट दे, इन कैश बेनिफिट दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, कैश है यहाँ पे, तो कैश है ना, तो ये परक्यूसिट तो कहलाना नहीं चाहिए, ये मेडिकल अलाउंसेस में चले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मेडिकल अलाउंसेस नहीं है, क्योंकि ये उसने उसे उस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा दिया, तो ये भी इन काइंड ही बेनिफिट को लाएगा कि भैया ये जो पैसे हैं आप इस पर्पज के लिए। अलाउंसेस होता है जब आपकी सैलरी में इंक्लूड करके पैसा दिया जा रहा है, दैट इज अलाउंसेस। वो क्या गया जब आपसे पूछा गया कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके उसके बिहाफ पे आपको वो मेडिकल खर्चा करने के लिए पैसे दे दिए गए और आपने वो पैसे वहां दे दिए होंगे, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, परक्यूसिट ही कहलाएगा। तो ये मेडिकल फैसिलिटी का रूल ये है, आपको ये पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट है आपका एक, आपको ना बार बार अभी आपको परक्यूसिट की डेफिनेशन बताऊंगा, तो कुछ जगहों पे स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जिक्र होगी कि भैया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अगर आप हो तो आपको ये टैक्सेबल देना पड़ेगा, आप परक्यूसिट आपको दे रहे हैं वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता कौन सा है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जैसे कि इसमें लिख रखा है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है कंपनी के लिए, वो उसका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, having substantial concern in which he is employed at the rate has 20% or more voting power। मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास 20% से ज्यादा या 20% या 20% से ज्यादा वोटिंग राइट है आपकी कंपनी में, वो भी उस कंपनी के लिए वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। एम्प्लॉय गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स ओवर 50,000, 50,000 रुपए से ऊपर अगर आपने कोई भी बेनिफिट दिया पर एनम, पूरे साल भर में किसी बंदे को दे रहे हो, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। इंक्लूडिंग मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड मॉनेटरी बेनिफिट और परक्यूसिट, ये सारी चीजें हटेंगे सेक्शन 16(2) और सेक्शन 3 को हटाने के बाद, करने के बाद इस ये मॉनेटरी बेनिफिट की बात की जा रही है कि अगर कोई भी बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक और परक्यूसिट की। परक्यूसिट कौन सा, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई आप एक काम करना, अगर आपके पास घर नहीं है तो हमारा घर है, तुम जाकर के हमारे घर में रह लो, जाकर के उस घर में रह लो। तो अब वो जो घर की फैसिलिटी दी है, तो उसका कितना पार्ट होगा जो आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा, वो हमें देखना है कि आखिर कितना पार्ट आपकी सैलरी में इंक्लूड। एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, एक बार फिर से देखो। रेंट अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए मैंने बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो लाइसेंस फीस जो होगी जितनी भी होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो अगर आपने जो घर दिया है वो अपना दिया है और अपना दिया है तो वहां पर कुछ केसेस है, और अपना नहीं है जो रेंट पे दिया है तो उसका केस अलग है। अगर अपना दिया है तो अगर वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है तो 7.5% ऑफ द सैलरी आपका इनकम बन जाएगी। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उस जगह की, 25 लाख से नीचे है, तो सैलरी का 10% तक आपके लिए इनकम बन जाएगी। और अगर 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो 15% सैलरी बन जाएगी। 15% जो भी सैलरी होगी वो आपके लिए परक्यूसिट अमाउंट बन जाएगी। लेकिन अगर वो आपका रेंट पे ले रखा है आपने, तो जितना रेंट में पे कर रहा हूं आपके बिहाफ पर उस घर का, या 50% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, जो भी कम वैल्यू होगी वो आपके लिए इनकम बन जाएगी। तो इसमें दो केस है, या तो रेंट वाली अमाउंट या 50% ऑफ द सैलरी, इसमें रेस्ट लिखा हुआ है, आपको रेंट देखना है। तो ये वाला केस था अगर आपने अनफर्निश्ड घर दिया है आपको। अगर ये कंसेशनल रेट में दिया है, मतलब आपसे कुछ पैसा रिकवर कर रहा हूं मैं, तो जितना रिकवर कर लिया उसे माइनस कर लो, जो वैल्यू बची वो आपके लिए इनकम बन जाएगी, वो परक्यूसिट वैल्यू बन जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, अगर मैंने आपको घर दिया ऐसा जिसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है, मतलब पूरा फर्निश है, उसमें सामान है, तो उस केस में आपके पास टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी, वो कहा गया कि अगर फर्निश्ड हाउस है
तो अगर जो उसमें सामान जो रखा हुआ है वो वैल्यू जो है उसकी, वो जो भी वैल्यू होगी, अगर वो मेरा है, सामान जो लगा हुआ है वो मेरा है, तो उसका जो 10% होगा वो आपके लिए परक्यूशन बन जाएगा। अगर वो सामान मेरा है तो उसका उस वैल्यू का, उस एक्चुअल अमाउंट का 10% जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लिए परक्यूशन बन जाएगा। और अगर मेरा नहीं है, हायर करके दिया है, तो जितना मैं रेंट उसका पे कर रहा हूँ तो वो आपके लिए परक्यूशन बन जाएगा। और अगर मैं कुछ रिकवर कर रहा हूँ आपसे, कुछ पैसा रिकवर कर रहा हूँ, तो उसे माइनस कर लो, जो बचा वैल्यू वो आपके लिए परक्यूशन बन जाएगा और वो आपके लिए टैक्स बन जाएगा। ये पूरा छोटा सा केस था जो आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन का था, RFA। ठीक है, समझ में आया? हेलो,